Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to start a new series with Indian economy, and this is the very first class of Indian economy. And you know that this subject is very dynamic, and you see this subject in the GS3 part of the UPSC mains. तो आज हम इंडियन इकोनॉमी में सभी क्लासेस में आप ध्यान रखिए मेरी जो डिलीवरिंग जो होगी लेक्चर की वो हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों उसी तरीके से होगी और आपको बहुत ही कट एंड ड्राइड नोट्स मिलेंगे जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं और साथ साथ मैं आपको उस चीज को समझा भी रहा हूं कि किस संदर्भ में इन चीजों को लिखा गया है। तो लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन with this subject that it is covering the UPSC syllabus and strategy for the subject। अभी इस इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि हम सिलेबस को कैसे कवर करना है और क्या हमारी सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रेटजी रहेगी और किन किन बुक्स को हमें फॉलो करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके फाइन। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर इज, आप सब जानते हैं कि इकोनॉमी एंड पॉलिटी दीज आर वेरी डायनामिक, जो डेली चेंज होते हैं, डेली कुछ ना कुछ हैपनिंग्स होती रहती हैं जिसको लेके आपको अपने जो नोट्स हैं उनको अपडेट रखना पड़ता है। सो वेरी डायनामिक सिलेबस इट हैज एंड सब्जेक्ट इटसेल्फ नीड नॉट टू मग अप द थिंग्स। पहली चीज, आप अगर ये चाहते हैं सोचते हैं कि आप चीजों को क्रैम करके फैक्ट्स को याद करके आप यूपीएससी से गो थ्रू हो जाएंगे, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चंस लग पाते हैं कि नहीं लग पाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी उन चीजों से। तो प्लीज आप इन चीजों को मगअप ना करें, आप प्लीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। Then subject needs conceptual clarity. UPSC requires Indian economy with more emphasis on the present economy as compared to the 1947। ओके तो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी पढ़नी है, वो भी 1991 के बाद की, और प्रेजेंट इकोनॉमी, ठीक है, 1947 के आसपास या उससे पहले की इकोनॉमी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो सिलेबस जो घूमता है यूपीएससी का वो इसी के अराउंड घूमता है। देन sorry, syllabus is mainly post independence along with the current happenings, and what is the you know the structure of the questions in the exam, that is 20 to 22 questions are being asked in the prelims। ये conceptual भी होंगे और इनके साथ आपको current affairs को भी क्लिप करना पड़ेगा। ओके देन मेंस में जीएस3 में आप देखते हैं 9 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। वो कोई भी स्टैटिक पार्ट भी हो सकता है, एक डायनेमिक पार्ट भी हो सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज, अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़कर आएगी। जहां तक बात है बुक्स की, तो बुक्स में आप ध्यान रखिए, आपको बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के कवर कर लेंगे। देखिए हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एनसीईआरटीज को पढ़ना काफी जरूरी माना जाता है और है भी, क्योंकि बहुत ही बेसिक किताबें हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पुटअप किए गए हैं। लेकिन इकोनॉमी की अगर हम बात करें 11th-12th की बुक्स की, तो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। व्हाई दिस इज नॉट इनफ? बिकॉज यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, उसके बाद आप करंट हैपनिंग्स पे इसको क्लिप करें, आप इसको स्विच करें। ठीक है, तो ये एक आप पैटर्न रखना, आप कुछ भी इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में देखिए उस चीज को लेके करंट हैपनिंग्स क्या हो रही है। देन इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। विवेक सर की आप इंडियन इकोनॉमी बुक फॉलो करते हैं जो कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में है। इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों किताब को लिखा है लेकिन मैंने ज्यादा फॉलो विवेक सर को किया है। तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया जो है, आप वो भी अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सिंप्लीफाइड वे में चीजों को मेंशन किया गया है। देन आफ्टर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप इनके एडिटोरियल्स जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके व्यूज आप देख सकते हैं ताकि आपकी भी जो व्यू प्रोसेस है वो एक डेवलप हो। करंट अफेयर्स मैगजीन, करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो हैं वो जो भी आप कंफर्ट मोड में हो, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आई विल नॉट कॉल द नेम, जो भी आपको कंफर्टेबल मोड में रखता है आप उसी चीज को फॉलो कीजिए। एंड देन आफ्टर द बजट एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे। तो इस सब्जेक्ट को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है इस सब्जेक्ट को लेके, तो पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद लेट मी स्टार्ट विद क्लास नंबर 1 एंड दिस क्लास नंबर 1 इज, सी, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आप देखें मैंने लिखा है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी।
तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक लंबे अरसे से डेवलप होता आया है, जो थ्योरीज डेवलप हुई हैं। इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं कि करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। ओके। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे बात करें, तो सब्जेक्ट के तौर पे आप इकोनॉमी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टैब है, मेरे पास कैमरा है, लेकिन इस कैमरे को मैं 1 साल तक उठा ही ना रहा हूं। इसका मतलब वैसे मुझे जरूरत बहुत है, लेकिन मेरे पास कैमरे होने चाहिए थे 4, 3 है 1, और उस एक को भी मैं एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना, इसको ही हम इकोनॉमी बोलते हैं। इसी को हम इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है उसमें स्टडी करते हैं, जो मैंने यहां लिखा है एज ए सब्जेक्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज, दैट व्हाट वी स्टडी इन द इकोनॉमिक्स। ओके। अब बात आती है ये जो एफिशिएंट यूटिलाइजिंग है, देखिए आपके ना कनेक्शन ऐसे बनता चला जाएगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट कनेक्टेड है। बहुत ही बेसिक चीजों से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बहुत टाइम लगाया है इन चीजों पे, और आप बहुत लकी हैं कि आप बहुत ही कम समय में इन चीजों को ले पा रहे हैं। प्लीज डू रिमेंबर, जिन चीजों को लेके आप दिल्ली मूव करते हैं, तो आप दिल्ली मूव करने से पहले आप कोशिश करें इन चीजों का बेस क्लियर करके जाएं। और दिल्ली में मैं आपको एडवाइस करूंगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज जो वगैरह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की चलती हैं, आप उनको लेके चले। ठीक है। सो एफिशिएंट यूटिलाइजिंग आप कितनी कर पा रहे हैं, इसी के बेस पे कोई देश गरीब होता है और कोई देश अमीर होता है, ये ध्यान रखना। सो एफिशिएंट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, व्हाट रिसोर्सेज? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू आर डिवाइडिंग द कंट्रीज इन द रिच एंड पुअर। ओके। और रही बात इन रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज मैंने लिखा है, ये नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, किसी तरीके की मशीनरी हो सकती है, किसी तरीके का ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। नाउ कम टू द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप दो कैटेगरी में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में नाम से पता चल रहा है, माइक्रो डज मीन आप एक स्मॉल एंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल एंटिटी डज मीन आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? Here we discuss with the behavior of individual economic agents, fine, which can be a person, which can be a company, and that company can be large, can be small. यानी कि आप एक ग्रुप को नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक नेशन को नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर कंपनी को पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एग्जांपल दिया है, मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जहां से भी मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो इफ यू हैव ₹100, देन स्टडी ऑफ हाउ टू यूज और हाउ यू आर स्पेंडिंग दिस अमाउंट। आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उसको स्पेंड कर रहे हैं, इस चीज को पढ़ना इज अंडर द microeconomics. How a company is using its resources, so study at individual level is known as a microeconomics. Now come to the macroeconomics. यही हमारे काम की, यही हमें पढ़नी है। मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम किसी भी मैटर को एक कंट्री लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, और जिसमें आप देखते हैं कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जिससे रिलेटेड, जैसे जीडीपी आप पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट्स पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, यानी कि जो एक कंट्री के मुद्दे हैं, जो एक आप नेशन लेवल पे, कंट्री लेवल पे चीजों को डील करते हैं। नोट यहां मैंने डाला है, यूपीएससी इज कंसर्न फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली। सो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करना है। अब बात आती है, हर नेशन, हर राष्ट्र चाहता है 3 क्वेश्चन उसके सामने राइज होते हैं। क्या 3 क्वेश्चन राइज होते हैं? वो 3 क्वेश्चन होते हैं कि हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करना है हमारी इकोनॉमी में, हम लोगों को कौन सी गुड्स, कौन से सर्विसेज लोगों को देनी, एक चीज। फिर जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये देनी है, देन क्वेश्चन अराइजेस, इनको यार प्रोड्यूस कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस इट, हाउ टू प्रोड्यूस इट। एंड व्हेन यू फाइंड इट कि हाउ टू प्रोड्यूस इट, फिर आप ये देखते हैं कि ये आपके व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ही इन्वॉल्व हो गया। जब आप ये सोचते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में तो आया होगा कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ओनली 3 क्वेश्चंस आर अराइजिंग। वन इज
what kind of goods and services you are producing, how these goods and services can be produced, and to whom, for whom you are producing these goods and services, राइट। और मैंने ये बहुत प्रॉपर एग्जांपल लेके यहाँ दिखाया है हाउ इट शुड बी प्रोड्यूस्ड में। आप समझ सकते हैं जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उसको हवा से पैदा कर सकते हैं, आप कोयले से बिजली पैदा कर सकते हैं, सोलर एनर्जी हमारे पास है, राइट। सो अलग अलग वेज हमारे पास है। रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में भी आप बहुत सारे वेज देखते हैं, railways, airways, waterways, and roadways. Okay, for whom that means poor and rich. So I think it is clear to all of you what is required in an economy and what type of questions are arising before the economy, before the nation, that what kind of goods and services to be produced, how it should be produced, and then third is for whom you are producing it, for poor or rich. Okay, now come to some basic terms that is you will be seeing in the books and notes. The socialist and command economy, what does it mean? Socialist economy does mean that ये जो तीनों क्वेश्चन जो ऊपर मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ये तीनों क्वेश्चन कौन डिसाइड कर रहा है? अगर आपकी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो वो सोशलिस्ट और कमांड इकोनॉमी है। Okay, that is written here. If government of the nation is deciding these three questions which I have discussed above, तो आपकी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी कही जाती है। और लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले आप देखते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, बिकॉज अवर गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग। आफ्टर दैट प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, उसमें हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं डिमांड कितनी है, हम सप्लाई कितनी कर सकते हैं। सो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अगर आपकी इकोनॉमी रन हो रही है, तो दैट इज नोन एज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। That means these demand and supply are known as the market forces. So if market forces, demand or supply, are deciding what, how, and for whom, then that economy is called the capitalist economy. Getting my point? So now what about India then? अब जायज सी बात है, आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको समझना है कि इंडिया के बारे में, इंडिया कौन सी इकोनॉमी को एंजॉय करता है, कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वी वर हैविंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी अर्लियर, लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्विच कर गए। और आप ये देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर ही स्विच कर रही हैं। अब ऐसा क्यों है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा क्या है, राइट? बिफोर दैट डू रिमेंबर दैट no country is 100% socialist, no country is 100% socialist and 100% capitalist. Okay, fine. Then why every economy is switching towards the capitalist economy? That question I arose, और ये अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी, because in socialist model we were not able to utilize the resources efficiently. इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका, आप देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में, देखिए आई एम नॉट गिविंग माय व्यूज, लेकिन ये एक सच है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर्स हैं, if I am giving the services in a private school, so definitely that private school will extract everything for what that school is paying to me. But in government sector the services are so low, और आप उसको फील करते हैं, राइट? कहने का मतलब क्या है, रिसोर्सेज जो है, आप मेरा मैसेज समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू स्पीक ऑनलाइन। कोई भी हर्ट हो सकता है, तो मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। ओके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जिस चीज के लिए पे करता है उसमें से उस चीज को निकाल लेता है। अगर मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझे जितना पे कर रहे हैं उसका वो काम भी ले पा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जितना पे कर रहा है उतना अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहा है। 10 थिंग, तो एक तो सोशलिस्ट में ये कमी थी। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी पीएसयू, resources, labor and are not being utilized efficiently as compared to the private sector. With time and experience, this happens, not a one-day process.
और ये होता है, ठीक है। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हम बात करेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी के, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी बना के चलें तो बहुत जरूरी है। आपको बहुत छोटी छोटी टर्म्स, जब जब तुम्हारे सामने आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए तुम्हारे सामने ये जब टर्म्स आए, तो आप प्लीज इसको इस तरीके से माइंड में पिक्चर बनाइए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। कि गवर्नमेंट सेक्टर, व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट सेक्टर डज मीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, ओके, गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ये सब। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बिजनेस एंटिटी, जैसे मेरी कोई कंपनी है XYZ और जगमोहन उसका ओनर है, तो 100% ओनरशिप मेरे पास है, तो दैट मीन्स द प्राइवेट सेक्टर आई एम एंजॉइंग। अब एनटीपीसी की आप बात करें तो एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, उसको गवर्नमेंट ऑन करती है, तो 100% ऑनर गवर्नमेंट के पास है, ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है। देन कम टू द हाउस होल्ड सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय हाउस होल्ड सेक्टर? हमारे देश की 130 करोड़ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर बनाते हैं। What I have written here, individual or group of individuals living together and having the common kitchen is called the household. You see, when NTPC has ownership with government, गवर्नमेंट के पास एनटीपीसी की ओनरशिप है, लेकिन जगमोहन अगर मान लीजिए एनटीपीसी में काम करता है, तो एनटीपीसी इज पेइंग द वेजेस, ओके, एंड व्हेन यू आर टेकिंग, आई एम टेकिंग द वेजेस फ्रॉम एनटीपीसी, दैट मीन्स आई एम कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाउस होल्ड सेक्टर। तो मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट हूं। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी को ऑन कर रहा हूं, कोई प्राइवेट ओनरशिप मेरे पास है, सो आई एम गिविंग द प्राइवेट ओनरशिप। बट व्हाट आई हैव सेड, 130 करोड़ पीपल of the nation are constituting the household sector. They are enjoying, they are having the common kitchen, and common kitchen does mean that the wages which they are getting uh, while working in other companies or the government sectors, so वो household sector run करते हैं। Then after external sector की बात आती है। अब external sector को पहली बात तो external sector पढ़ा क्यों जाता है? अब नाम से देखें, external word जो है, external does mean इंडिया से external। अब इंडिया से एक्सटर्नल को क्यों पढ़ा है फिर? तो इंडिया से एक्सटर्नल जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो हैपनिंग्स हमारी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम बात करते हैं, किसी भी तरीके की जो प्रोडक्शन है और हमारी जो करेंसी को लेके जो डेप्रिसिएशन होती हैं, राइट। सो कुछ चीजें जो एक्सटर्नल जो सेक्टर हमारा है, जो फॉरेन अफेयर्स है हमारे, वो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है, व्हाई डू वी स्टडी, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी। तो आप इसको कितना भी एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको आइडिया हो गया है। आप इंडियन इकोनॉमी में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू। ओके, यूपीएससी इज कंसर्न फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। Then every nation has 3 questions: what, how, to whom, or for whom, and who is deciding these 3 questions. On the behalf of this, you have divided the economy in the socialist economy and the capital economy, right? So फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 4 सेक्टर है हमारे, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक बार हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप देखते हैं कंपनीज आती हैं, फर्म्स आती हैं, बिजनेस आते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें इस डायग्राम में आपको क्लियर होंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कोई भी फर्म है और वो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज देती है। ये जो गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं इस फर्म से, ये इस फर्म के आउटपुट हैं। अब आप सोचें, अगर मान लीजिए कोई भी मशीन जो है वो आउटपुट दे पा रही है, वो कब देगी? जब उसको कुछ इनपुट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हमारे पास कुछ आउटपुट आ रही है, तो पक्का हमने इस फर्म को कुछ इनपुट तो दिया होगा, तभी ये आउटपुट दे पा रही है। और दूसरी बात, ये जो इनपुट आप दे रहे हैं, क्वेश्चन पहला क्या हुआ कि ये इनपुट्स क्या क्या हैं, इन इनपुट्स को बदले में क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या मिल रहा है, ये भी आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम मेंशन किया, इस फर्म को हम नेचुरल रिसोर्सेज देंगे, जैसे लैंड या रॉ मटेरियल, ओके। हम कैपिटल दे रहे हैं,
इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, हम लेबर कर रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन होगा, ओके। सो आप ये सारे इनपुट्स दे रहे हैं, लेकिन ये इनपुट्स बदले में भी तो कुछ लेंगे। अब यही चीज मैंने यहाँ आगे मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट डू मीन विद दैट। एंटरप्रेन्योर आप समझते हैं, एंटरप्रेन्योर को वापस क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। मैं इस फर्म को अगर ओन कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इसमें, और इन्वेस्ट में मैं चाहूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो, तो वो बदले में प्रॉफिट चाहता है। लेबर क्या चाहती है? लेबर वेजेस चाहती है। कैपिटल क्या चाहती है? कैपिटल में आप देखें, कैपिटल जब आप लगाते हैं तो कैपिटल इंटरेस्ट चाहती है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी फर्म के लिए कहीं से लोन लिया, तो लोन कोई देता है तो आपको किस वे में देता है? वो चाहता है कि उसको इंटरेस्ट मिले, उसका भी कोई प्रॉफिट हो। तो कैपिटल जो कैपिटल की इनपुट होती है वो रिटर्न में इंटरेस्ट चाहती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या चाहते हैं? रेंट चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई भी आउटपुट के लिए किसी इनपुट का यूज करते हैं, किसी मशीनरी का यूज करते हैं, आप किसी मशीनरी का यूज करते हैं, आपके पास मशीनरी नहीं है, आप उसको रेंटल लाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मशीन आपसे क्या चाहती है? वो रेंट चाहती है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो मैंने आपको एक साइकिल से समझाई है कि एक फर्म जिसको कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑन करता है, उसको गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, आप किसी भी फर्म का एग्जांपल लें, उस फर्म में आउटपुट देने के लिए किन किन इनपुट्स की जरूरत होती है, और ये इनपुट्स रिटर्न में कुछ चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 में कैटेगराइज किया: एंटरप्रेन्योर, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेस, एंड दे ऑल आर डिमांडिंग समथिंग इन रिटर्न। Now, I have given the 3 stars to this word capital. What do you mean by capital? Capital जब भी आपके सामने आता है, आप किस चीज को कैपिटल कहेंगे? पहली चीज, ये मैन मेड प्रोसेस का ही आउटपुट होगी, यानी कि मैं कुछ भी प्रोसेस करूंगा, जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को मैं कैपिटल की तरह यूज करूंगा। फर्स्ट थिंग, राइट? जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, मैन मेड प्रोसेस में मान लीजिए लैपटॉप जो है, लैपटॉप आदमी ने बनाया है, ये मैन मेड प्रोसेस की एक आउटपुट है। मशीनों ने भी बनाया है, रिसोर्सेज यूज हुए हैं, बट हम अगर ये कहें कि ये मैन मेड प्रोसेस से एक आउटपुट है, मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं। अब मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं एज ए कैपिटल। एज ए कैपिटल डज मीन आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग। मैं उसको 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 एज ए इनपुट यूज कर रहा हूं। क्या अर्न करने के लिए? पैसा अर्न करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल रन करने के लिए, अपनी अकेडमी रन करने के लिए, कैन बी एनी एग्जाम्पल। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स मैन मेड प्रोसेस जो होते हैं उनका आउटपुट होता है कैपिटल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो ये आउटपुट होता है आप इसको फर्दर प्रोसेसेस में इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड। थर्ड इज, जब आप इसको इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मतलब मैं लैपटॉप को अगर इनपुट की तरह यूज कर रहा हूं टू गिव द सर्विसेज टू यू, आई एम गिविंग द सर्विसेज टू यू। Getting my point? I am giving the services to you by using this laptop. This laptop is the output of the man-made process, and I am using this output of the man-made process as an input to give the services to you. But while I am using this laptop as an input, in that case, this laptop is not becoming the lecture stand. This laptop is not becoming the camera. This laptop is not becoming the pencil. Okay, this is not getting transformed. This is intact. So I have given the 3 parameters of the capital. Capital is the output of the man-made process. This capital can be used as an input for the production. And when you are using this laptop or this output as an input, this output should not be transformed into another thing. For example, मान लीजिए आप ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर को अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। आप ट्रैक्टर को जब यूज कर रहे थे तो वो बस बन गई, वो कार बन गई। कहने का मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं होनी चाहिए, वो जो है वो रहेगी, आप भले उसको इनपुट की तरह यूज कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आई हैव गिवन द डायग्राम अगेन। दिस फर्म इज गिविंग द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फॉर giving this output of the goods and services, you are taking the inputs, that is entrepreneur, capital, natural resources, and labor. When you are giving these inputs, they are taking some returns from the firm. That natural resources are taking the return in the form of rent.
labor is taking the return in form of wages, capital is taking return in form of interest, and entrepreneur is taking the return in the form of the profit. Now goods and services have been produced. Now these goods and services can be classified into intermediate and the final. प्लीज डू रिमेंबर, ये जो इंटरमीडिएट होते हैं इनको भी आप इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं, बट अगर ये इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो वो कैपिटल नहीं है, ठीक है, ये हम बात में बात करेंगे। इंटरमीडिएट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, जैसे रोल्ड स्टील शीट है, आप स्टील को यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फाइनल के अंदर क्या आता है, फाइनल में डिपेंड करता है आप यूजेस क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप उस फाइनल गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, उस फाइनल गुड को आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको मान लीजिए मैं अभी इस लैपटॉप को आपको सर्विसेज देने के लिए यूज ही ना करूं, ये जो फाइनल गुड था कंपनी का, अगर मैं इससे आपको कोई सर्विस दूं ही ना, मैं सिर्फ इसको मूवी देखने के लिए, एंजॉय के लिए, अपना काम करने के लिए, राइट, कोई भी मतलब जिससे मैं किसी को गुड्स एंड सर्विसेज आगे नहीं दे पा रहा हूं, इसको मैं एज ए इनपुट यूज नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम कंज्यूमिंग दिस आउट। तो फाइनल गुड कंजम्पशन में है कि कैपिटल में है, तो वो डिपेंड करता है। अब अगर मैं इसको सर्विसेज देने के लिए यूज कर रहा हूं तो यही फाइनल गुड कैपिटल बन जाता है, और अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो ये कंज्यूम कर रहा हूं। कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। सो not only household sector, I'll be coming to that. Final depends on the uses, that is the consumption and the capital. कैपिटल में जैसे मैंने आपको ट्रैक्टर बताया या लैपटॉप बताया, कंजम्पशन में डिपेंड करता है कि वो ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, एंड सर्विसेज, सर्विसेज में जैसे एजुकेशन जो अभी हम आपको दे रहे हैं, लाइफ जो है अगर वो 3 साल से ज्यादा है तो वो ड्यूरेबल में काउंट होता है, और वो 3 साल से अगर वो कम है तो वो नॉन ड्यूरेबल में काउंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे लाइट इन ए एजुकेशन कंपनी, लाइट इन एजुकेशन कंपनी इज एक्टिंग लाइक ए इंटरमीडिएट। अभी इस रूम में जो लाइट है ये इंटरमीडिएट का काम कर रही है। टी लीव्स फॉर होम कंजम्पशन, दैट इज अ फाइन, बट अगर उन्हीं टी लीव्स को अगर कोई वेंडर खरीदता है तो वो आगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सर्विसेज, वो जो जिसको सर्विसेज देगा उसके लिए वो इंटरमीडिएट का काम कर रही है। तो आई थिंक, आई होप आपको ये क्लियर है। यहां मैंने कुछ नोट डाला है, इंटरमीडिएट भी इनपुट की तरह यूज हो सकता है, बट ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो कैपिटल की तरह यूज हो नहीं सकता, दैट मीन्स आप उसको कैपिटल नहीं बोल सकते। कैपिटल गुड क्या रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। अब मैं इस क्लास का जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हुए इस यहाँ पे वाइंड अप करता हूं, उसके बाद हम जो फ्लो ऑफ इनकम है नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज, जैसे आपने गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर को पढ़ा, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कंज्यूम्ड एंड कैन बी यूज्ड एज ए कैपिटल। ये जो गुड्स हैं इनको परचेज कौन करेगा, इनको परचेज करेगा गवर्नमेंट सेक्टर भी परचेज करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी परचेज करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी परचेज करेगा, और एक्सटर्नल सेक्टर भी परचेज करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर इनको कंज्यूम प्लस कैपिटल यूज कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर का तो काम है जो भी चीज मिले उसी को यूज करना है, उसको उसको वो कैपिटल के यूज करेगा, राइट। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैंने जिससे पढ़ा, तो मेरा दिमाग में मैं क्या रहा, अगर मैं कोई प्राइवेट कंपनी रन कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी कोई प्राइवेट एकेडमी में रन कर रहा हूँ, तो मैं जिससे कुछ भी सीखता हूँ तो मेरे दिमाग में यहाँ आता है कि मैं इसी चीज को आगे किसी को बताऊं, दैट मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम यूजिंग इट एज अ कैपिटल, आई एम यूजिंग इट एज अ रिसोर्स, आई एम नॉट कंज्यूमिंग इट, आई एम लर्निंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द सर्विसेज। So private sector will be use these final goods as a capital in most of the time. So that's why I have written only the capital before the private sector. Now household sector does mean household sector will use the consumption only. Getting my point? If I'm giving this laptop to my mother, वो कैसे सर्विस देंगे आपको, राइट? इफ आई एम गिविंग दिस टू एनीबडी जो जो पढ़ाना नहीं जानता है, और मैंने इस लैपटॉप को अगर खरीदा है पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली दिस विल बी, अगर ये पढ़ाने के लिए यूज नहीं होगा, फर्दर सर्विसेज देने के लिए यूज नहीं होगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कंजम्पशन। Okay, and if I talk about the external sector is also can be consumed, and there can be it can be used as a capital in the external sector.
सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच नीडेड हियर एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डील करना है, कैसे आगे चलना है। और ये बहुत ही बेसिक क्लास थी जिसके अंदर आपने बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स को समझा और हमारी इकोनॉमी के 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को समझा एंड हाउ दीज आर कनेक्टेड एंड हाउ दीज आर वर्किंग, what they are utilizing, what they are consuming, and what they are using as a capital. What do you mean by capital? I have given the basic definition of the capital, that these three criteria must be fulfilled if you are defining the capital. If any term which is not satisfying these 3 points which I have given in the lecture, that is not considered as a capital. So I'm wrapping it up now, and I'll be meeting you in the next class with flow of income, and we will march forward. Till then, please watch these videos again and again and revise it more and more as your exam is coming nearer to nearer, है ना। तो 28 मई का एग्जाम है, तो बहुत सारा जो कंटेंट है काफी लंबा कंटेंट होता है, इसको रिवाइज करने में टाइम लगता है। तो रिवीजन इज द बेस्ट की, आप रिवाइज करते रहिए। किसी भी तरीके का सजेशन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में दें, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएं। सो आई विल बी डेफिनेटली टेक द कंसर्न। सो थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय।